हेलो एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रेस टू परीक्षा में। आज हम लोग देखेंगे वैदिक पीरियड को। इससे पहले हमने 2 लेक्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन और स्टोन एज को देखा है। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो काइंडली जाके वो वीडियो देखिए, आपको हेल्प करेगा आपके आगामी जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसमें। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो अपलोड किया है, जैसे कि अगर कोई भी वीडियो मैं एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ तो उसके बाद में एक घटना चक्र जो इसे PYQ, अगर बाई चांस से जो लेक्चर मैं बता रहा हूँ टॉपिक वाइज अगर उसमें कोई भी चीज़ अगर छूट जा रहा है तो उसको कवर करने के लिए हम उसको भी साइड से उसको कर रहे हैं। ये दोनों का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और आपको पसंद आए तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि कोई चीज़ सुधार होने की ज़रूरत है तब बिल्कुल आप बेफिक्र आप कमेंट कीजिए, ताकि हम उसको सुधार करने का कोशिश करेंगे, आगे से उसका ख्याल भी रखेंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आया, आपको अगर हेल्प कर रहा है आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में, तो उसको लाइक और शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड जो है ये एक लगभग इसका जो पीरियड है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद के पीरियड को कहा जाता है। यह जो है इसका पीरियड माना जाता है लगभग 1500 बिफोर कॉमन एरा से लेके 600 BC के बीच के जो पीरियड है इसको वैदिक पीरियड कहते हैं। अब वैदिक पीरियड इसको क्यों कहते हैं? वैदिक पीरियड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन जो है इस पीरियड का जो है वो हमको जो मिलता है वो वेदास से मिलता है। जो वेदास जो है आगे हम पढ़ेंगे कि हमारे 4 वेदा हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जो भी इस पीरियड के बीच के दौरान जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है वो वेदास से मिला है, इसलिए इस पीरियड को जो है लगभग 900 साल का एक पीरियड है, इसको हम लोग वैदिक पीरियड कहते हैं। फर्दर इसमें भी एक डिवीज़न है। इसमें जो है ना 2 पार्ट में इस टाइम फेज को बांटा गया है, एक है अर्ली वैदिक पीरियड और एक है लेटर वैदिक पीरियड। अब अर्ली वैदिक पीरियड जो है उसको हम लोग ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं और लेटर वैदिक पीरियड को पोस्ट वैदिक पीरियड कहते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड है वो अर्ली वैदिक पीरियड का 1500 BC से 1000 BC के बीच माना जाता है और लेटर वैदिक पीरियड का जो है 1000 BC से 600 BC माना जाता है। तो ये हो गया आपका दोनों अलग अलग टाइप के जो है वैदिक पीरियड है उसका टाइम फ्रेम। आगे हम देखते हैं कि वैदिक सिविलाइजेशन को लाया कौन है इंडिया में। इंडिया में ये वैदिक सिविलाइजेशन, जैसे कि इससे पहले वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गए तो उसका जब वैदिक सिविलाइजेशन जब स्टार्ट हुआ तो इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किसने किया, लाया किसके द्वारा गया? तो इंडिया में जो इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इसको लाया गया, वो था आर्यंस के द्वारा। आर्यन जो है ये थे अफ़गानिस्तान से लेकर गंगा के जो भी वैली है उसके बीच में के निवासी थे। तो इनके द्वारा जो है वैदिक सिविलाइजेशन लाया गया। आर्य, आर्य जो है इसके जो है एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सुपीरियर या नोबल, मतलब अच्छे, मतलब कि सुपीरियर करने का मतलब नोबल करने का मतलब कि वो अच्छे। तो इस पे ना एक क्वेश्चन भी आया हुआ था प्रीवियस ईयर हम जब इसके बेस पे हम जब PY की देखेंगे तो उसमें एक UPSC में एक क्वेश्चन भी था, UPSC या स्टेट UPSC में है कि आर्य आर्य का क्या मीनिंग होता है। तो उसमें ये ऑप्शन रहता था रेस को लेके, सुपीरियर रेस या कौन, तो उस तरह के था क्वेश्चन भी था। वो हम आगे देखेंगे जब वो हम PYQ को देखेंगे। फिलहाल हम अभी इस लेक्चर को देखते हैं। जो आर्यंस का लैंग्वेज जो है वो आपका जो मेन लैंग्वेज था वो था संस्कृत। तो ये थे आर्यंस के बारे में। अब जो है वैदिक पीरियड के सोर्स को देखते हैं, वैदिक पीरियड का क्या क्या सोर्स है कि वैदिक पीरियड में, मतलब कि अगर हम वैदिक पीरियड के बारे में जानते हैं तो किस सोर्स से हम लोग उसको, मतलब कि बारे में हम लोग जान पाते हैं। तो पहला है लिटरेरी सोर्स। बेशक सबसे जो मोस्ट वैल्यूएबल जो सोर्स होते हैं और जो रिलायबल सोर्स होते हैं वो आपका लिटरेरी सोर्स ही होते हैं। तो लिटरेरी सोर्स में आपका जो पहला है वो है वेदाज। अब जो है जो वेदा है वेद है वो आपका लगभग 4 वेदाज है। एक है आपका ऋग्वेद, जो कि ये RVP जो है, RVP, एक है LVP। ये RVP जो लिखा हुआ है ये है ऋग वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक पीरियड। और LVP जो है वो है आपका लेटर वैदिक पीरियड।
लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। तो इसको कंफ्यूज नहीं होएगा। तो ऋग्वेद जो है इसका जो फीचर, ये सबसे ओल्डेस्ट वेद है। ये भी क्वेश्चन में कि सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन है, तो वो आपका ऋग्वेद है। इसमें जो भी हिम्स है, मतलब कि जो भी आपका जो क्या कहते हैं हिम्स का, मतलब कि एक तरह से जो पूजा करते हैं, जब हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो जो भी प्रार्थना होते हैं वो सब जो है वो गॉड्स को डेडिकेटेड है। इसके जो उपवेद है वो आपका आयुर्वेद है। और इसके जो पृष्ठ है, मतलब पृष्ठ आपको आगे पढ़ाएंगे पृष्ठ किनको कहते हैं। जैसे आज के टाइम में अगर हम पृष्ठ को अगर हम देख पाए, तो वो एक तरह से ब्राह्मण जो पूजा पाठ कराते हैं, तो वो जो पृष्ठ होते थे ऋग्वेदिक पीरियड के, वो थे होता, उनका नाम था होता। इसको भी याद रखिए, क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि जो ऋग्वेदिक पीरियड के पृष्ठ कौन होते हैं, तो होता। वो उसके उपवेद कौन है, तो आयुर्वेद। उसके बाद दूसरा देखते हैं सामवेद। यह लेटर वैदिक पीरियड का है। इसका जो मेन फीचर है वो म्यूजिक और चैंट्स है, मतलब कि संगीत उंगीत से जो जुड़े वेद है वो सामवेद के अंतर्गत आते हैं। इसके जो उपवेद है वो आपका धनुर्वेद है। और इसके जो पृष्ठ है यह अध्वर्यु, ये अध्वर्यु जो है इसके पृष्ठ हुए। उसका देखते हैं यजुर्वेद। यह भी लेटर वैदिक पीरियड का है। इसमें सेक्रीफिशियल फार्मूलाज, लॉ ऑफ यज्ञ, मतलब कि कोई यज्ञ कर रहा है तो किस तरह से उसका रिचुअल होगा, क्या उसके मतलब करने के तरीके होंगे, उसके बारे में यजुर्वेद में आपको बताया गया है। इसके जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। और इसके जो पृष्ठ है वो उद्गता है। उसके बाद अगला जो है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है काफ़ी जो है लेटेस्ट है। और इसका जो मेन फीचर इसमें मैजिक है, मेडिसिन, रिचुअल्स, तंत्र मंत्र के बारे में इसमें बताया गया है। इसके जो उपवेद है उसका नाम है आपका अर्थशास्त्र, ठीक है। तो अर्थशास्त्र जो है इसके उपवेद है। और इसके जो पृष्ठ है वो आपका है ब्रह्मा, ठीक है। तो ये एक टेबल फॉर्म में है। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम ये पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड करा देंगे। और अगर आपको ये रिवीजन पर्पस से ये समझा रहे हैं, अगर आपको इन फ्यूचर लगे कि जी इसमें अगर कुछ और आपको स्क्रिबल करें, तो अपने शॉर्ट्स नोट में आपको स्क्रिबल कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। अगर ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। और जो वेदा है, ये चारों वेदा को जो मिला के जो होता है उसको हम लोग संहिताज कहते हैं। और इसमें जो है ये जो फैक्चुअल है, जैसे इसमें ना आपको एग्जाम ओरिएंटेड हम जो भी पढ़ा रहे हैं ना, एग्जाम ओरिएंटेड में मतलब एक तरह से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उससे रिलेटेड ये लेक्चर है। और वो ये आप देखिएगा कि इसमें जो भी पढ़ाया हुआ ना, और जब आप PYQ देखिएगा बहुत डिफरेंट टाइप के एग्जाम में, तो आपको इसमें जो भी पढ़ाया गया है, जो भी इसमें बताया गया है, उस सब आपको उसमें एज इट इज़ या इर्द गिर्द आपको वो मिलता हुआ नजर आएगा। तो आगे देखते हैं वेद तराई। वेद तराई क्या होता है, इसमें जो है 3 वेदों को मिला के जो होता है उसको हम वेद तराई कहते हैं। इसमें जो वेद तराई में एक आता है ऋग्वेद, एक आता है सामवेद, यजुर्वेद। इसमें अथर्ववेद नहीं आता है। ऋग्वेद में जो होता है टोटल 10 मंडल है और 1028 हिम्स हैं, 10,552 वर्सेस है। तो ये जो है ऋग्वेद का एक थोड़ा सा बेसिक डिटेल हुआ कि इसमें क्या क्या जो है एक तरह से क्या कहते हैं उसको टेबल, मतलब कि जो भी किताब स्टार्ट होता है तो ऊपर में चैप्टर है, तो ऋग्वेद का एक तरह से समझिए चैप्टर है, इसमें क्या क्या है ये। उसके बाद आता है एक वर्ण। वर्ण जो होता है वो कलर को भी डिफाइन करता है। और बाद में जो है वर्ण जो है वो नेचर ऑफ बिजनेस को भी आपको बताएगा। फर्स्ट टाइम जो है वर्ण जो है मेंशन हुआ था वो आपके ऋग्वेद में हुआ था। इसमें जो है कौन कौन से वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके बारे में और नीचे में आपको हम बताएंगे जब ये इसको थोड़ा हल्का ब्रीफली डिटेल में। शूद्र जो है वो पहली बार जो है वो पुरुष सूक्त में आपको मेंशन किया गया था शूद्र के बारे में। 10th मंडल जो है ऋग्वेद का, उसमें यह पुरुष सूक्त में आपका शूद्र के बारे में आपको बताया गया है। अब ऋग्वेद में जो 10 मंडल है उसमें से पहला और 10वां जो फर्स्ट एंड लास्ट है वो सबसे लेटेस्ट है, सबसे बाद में कंपाइल किया गया है। जबकि 2 से लेकर 9 तक का जो मंडल है वो पहले ही कंपाइल कर दिया गया था। ऋग्वेद का जो स्क्रिप्ट है जिसमें वो सारे लिखे गए हैं वो आपका ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया कि आपके एग्ज़ाम से पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसके बाद गायत्री मंत्र, ये काफ़ी जैसे कि वो भूर्भुवस्सुः वाला जो मंत्र है, इसको जो कंपोज किया था वो विश्वामित्र थे। और इसका जो मेंशन है वो ऋग्वेद के 3rd मंडल में इसके बारे में मेंशन किया गया है। जबकि 9th मंडल जो है वो सोमदेव को
डेडिकेटेड है। एक है बैटल ऑफ 10 किंग्स, द 10 राजन वार, ये आपका 7th मंडल में आपको मेंशनड है। तो जो कि किस रिवर पे हुआ था? प्रुशनी रिवर। प्रुशनी किसको कहते हैं? और रावी रिवर पे, जो कि किसके बीच में हुआ था? तो पुरु किंग जो थे सुदाज और 10 राज्यों के साथ, 10 राजा एक तरफ और पुरु के किंग जो सुदाज थे वो एक तरफ थे। इसमें जो है पुरु किंग जो है विजयी हुए थे। इसमें पुरु किंग जो हुए थे वह विजयी हुए थे। उसके गोत्र का जो मेंशन है वो भी ऋग्वेद में किया गया है पहली बार। ठीक है, अब आते हैं यजुर्वेद के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यजुर्वेद में 2 पार्ट होते हैं, एक है शुक्ल पाठ जिसको ब्राइट कहा जाता है, और जिसमें कि हमेशा ओनली जो है पोएट्री है, मतलब केवल कविताएं इसमें मेंशन है। दूसरा है कृष्ण जिसको डार्क फेज कहते हैं, इसमें पोएट्री और प्रोज दोनों है। ठीक है, उसके बाद आता है सामवेद। सामवेद जो है ऑलमोस्ट ऋग्वेद का रेप्लिका है, कि मोस्ट ऑफ द जो इसमें का डिटेल है ना वो ऋग्वेद से ही लिया गया है, इसलिए इसको ना एक तरह से उसका रेप्लिका कहा जाता है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, कौथुमा, रानान्या और जैमिनिया, ये 3 इसके पास है। अब देखिए आजकल के एग्ज़ाम जो है ना वो थोड़ा सा कोई सा भी एग्ज़ाम है, अगर बीपीएससी का भी एग्ज़ाम लीजिए तो थोड़ा डेप्थ में जा रहा है, तो इसके जो है जो सब पार्ट है उसको भी हमने मेंशन किया है। अब आता है संहिता के बाद आता है ब्राह्मणाज, जिसमें कि रिचुअल और सेक्रीफाइस के बारे में आपको बताया गया है। अरण्य का जो है वो फॉरेस्ट टेक्स्ट, मतलब जंगल में जो कंपाइल किया हुआ टेक्स्ट है उसको अरण्य का कहते हैं। यह फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन है रिचुअल्स के बारे में। उसके बाद चौथा है आपका उपनिषद, जिसको वेदांत भी कहते हैं। ठीक है, और उपनिषद क्या है? आपका फिलोसफी और स्पिरिचुअल नॉलेज को आपको बताता है। या कई बार क्वेश्चन उपनिषद से लेके आया कि उपनिषद का क्या मीनिंग है, उपनिषद का क्या मतलब होता है, तो वो आपको फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल नॉलेज को डिफाइन करता है। इसमें जो है आत्मा और ब्राह्मण का जो है कंसेप्ट इसमें बताया गया है। पहली बार जो साल्वेशन, जो मोक्ष की बात हुई है, वो पहली बार उपनिषद में ही की गई थी। अब उपनिषद में कुछ उपनिषद है जैसे कि कठोपनिषद। कठोपनिषद जो है एक डायलॉग है नचिकेत और यम कौन? वो जो मृत्यु के जो देवता माने जाते हैं उनके बीच में जो डायलॉग है उसको कठोपनिषद में कंपाइल किया गया है। उसके बाद एक आता है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो कि सत्यमेव जयते हमारे नेशनल एम्ब्लेम में है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वैदिक लिटरेचर अगर हम ऊपर में देखते हैं तो वैदिक लिटरेचर ऊपर में देखें, जैसे कि पहले क्या आता था, जो क्रोनोलॉजी देखे तो पहले आपका आता है संहिता, फिर आपका आता है ब्राह्मणाज, उसके बाद आता है अरण्यकाज, उसके बाद आपका आता है उपनिषद। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जो भी क्रोनोलॉजी हो गया आपका। उसी तरह से जो है कौन पहले आया, किस तरह से आया, तो अब लिटरेचर का क्रोनोलॉजी क्या है? तो लिटरेचर में पहले ब्राह्मणाज कंपाइल किया गया था, उसके बाद अरण्यकाज किया गया था, फिर उपनिषद किया गया था। तो ये लिटरेरी का ये क्रोनोलॉजी है। ठीक है, अब जैसे कुछ ये हम आपको एक टेबलर फॉर्म में आपको बता रहे हैं कि वैदिक पीरियड के बारे में, संहिता और क्या क्या है, ब्राह्मण आर्यन का क्या है। तो एक है ऋग्वेद। ऋग्वेद के सभी वेद के ब्राह्मण है अलग अलग, उनके अरण्यकाज अलग है, उनके उपनिषद अलग है। तो एक न एक एक करके हम देखेंगे। ऋग्वेद के ब्राह्मण को ऐतरेय ब्राह्मण कहा जाता है, उसके अरण्यका को ऐतरेय अरण्यका कहा जाता है, और उपनिषद को ऐतरेय उपनिषद कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको अगर पूछा जाएगा तो इसी तरीके से कि ऐतरेय जो है वो किस वेद से आपका रिलेट करता है, तो आपका ब्राह्मण ऋग्वेद से। उसी तरह से दूसरा है आपका सामवेद। सामदेव में आपका तांडे है, जमीनिया है, उसके बाद अरण्यका में जमीनिया, छंदोगय अरण्यका है, और उसके बाद उपनिषद में छंदोगय है जो कि सबसे मोस्ट एंशिएंट माना जाता है, और जमीनिया भी उपनिषद में है जो कि सामवाद है। तो सामवाद में आपका जमीनिया हो गए, छंदोगय अरण्यका हो गए, मतलब छंदोगय और जमीनिया ये किससे है रिलेटेड? तो ये आपका सामवेद से रिलेटेड है। अगर ऐतरेय की बात करें तो वो आपका ऋग्वेद से है। कौशिकी ये भी आपका ऋग्वेद से ही रिलेटेड है। उसका तीसरा देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद जैसे कि तैत्तरीय, शतपथ, ये शतपथ जो है ना बहुत सबसे बड़ा बिगेस्ट जो है वो शतपथ ही है, शतपथ ब्राह्मण। उसके बाद तैत्तरीय और शतपथ जो है अरण्य का भी है, सॉरी।
उसके बाद उपनिषद में यजुर्वेद का देखते हैं कि बृहद अरण्यका और कठोपनिषद, यह आपका उपनिषद में है जो कि यजुर्वेद से रिलेटेड है। उसके बाद अथर्ववेद, यह सबसे यंगेस्ट है, सबसे लेटेस्ट है, छोटा सबसे इसके जो ब्राह्मण है यह गोपत है और इसके कोई आरण्यका नहीं है। इसके जो उपनिषद है मुंडकोपनिषद है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है। अब जो है ऋग्वेदिक टाइम में ना कुछ कुछ टर्म यूज किए गए थे, उसका आज के टाइम में उसका क्या मीनिंग है उसको देखते हैं। जैसे कि उस समय ना गाय को काफ़ी जो है वो सेक्रेट माना जाता था, इसलिए गाय को जो है अघन्य कहा जाता है। ठीक है, अघन्य, काऊ को जो है अघन्य कहा जाता है। दुहित्री, दुहित्री जो है मिलकर ऑफ काऊ और डॉटर को दुहित्री कहा जाता है। उर्वरा, उर्वरा जो है फर्टाइल लैंड को कहा जाता है। लंगल, लंगल जो है प्लॉव को, मतलब कि जो हल जोतने वाला जो होते हैं उसको कहा जाता है। ब्रिक या बुल को कहा जाता है। यव, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार्ली को कहा जाता है। गोधूम, यह गेहूं को कहा जाता है। सुवर्ण मतलब गोल्ड को कहा जाता है। करेस या मैन्योर को कहा जाता है, मतलब कि जो भी खाद पानी होते हैं जो कि खेतों में दिए जाते हैं उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए। बेकानात, ये ग्रुप ऑफ रिसीविंग इंटरेस्ट बाय लेंडिंग, अगर कोई पैसा कहीं उधार दिया है तो उससे जो भी इंटरेस्ट वो रिसीव करता है उसको बेकानात कहा जाता है। तांडुल, तांडुल जो है ग्रेन को कहा जाता है। अब ब्रीही जो है वो राइस को कहा जाता है। तो ये कुछ ऋग्वेदिक टर्म है जिनका मीनिंग उस समय में ये लोग ये बोलते हैं, आज के टाइम में उसका मीनिंग जो है आपको हम बताएं कि क्या क्या है। ठीक है, अब आते हैं अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में, जिसको ऋग्वेदिक एज भी कहा जाता है। इसका जोग्राफिकल एरिया देखते हैं जो कि ये कहाँ पे फैला है। तो ये रीजन जो है ना सब सिंधु, जैसे पंजाब का जो इलाका है उसी के इर्द गिर्द जो है आपका, जैसे कि ये होगा आपका जो है इधर जो इधर पंजाब का ही जो इलाका होगा इसी के इर्द गिर्द जो है आपका जो है ये अर्ली वैदिक ऋग्वेदिक एज जो है आपका वो पाया जाता है। उसका पॉलिटिकल लाइफ ये कहता है कि ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, जैसे कि पोजीशन और उसके क्या क्या काम थे। जैसे राजन थे वो कौन, उनका क्या काम था, तो ट्राइबल के चीफ थे। पुरोहित जो कि प्रीस्ट थे जो पूजा पाठ का ये सब कराते थे उस समय, मतलब रिचुअल जो भी अगर यज्ञ हो रहा है तो किस तरह से वो प्रीस्ट करा देते। सेनानी, ये आर्मी चीफ थे। आर्मी चीफ मतलब कि ये कमांडर थे जो मतलब कि लोगों को सुरक्षा जो होती थी वो इनके हाथ में था। ग्रामनी, ये विलेज हेड को कहा जाता था। ठीक है, अब है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। तो सबसे जो स्मॉल यूनिट है वो आपका ग्राम है, जिनके हेड को हम ग्रामनी कहते हैं। कई ग्राम मिलके आपका 20 बनाते हैं जिनके हेड को हम 20पति कहते हैं, और कई 20 मिलके जन बनाते हैं जिनके राजन जो है हेड होते हैं। अब कुछ असेंबली होते थे, दो टाइप के असेंबली होते थे। जैसे लोगों में अगर किसी तरह का वाद विवाद हो गया या किसी तरह से लोगों का कोई डिसीजन लेना है तो दो तरह के असेंबली होते हैं, लोगों का मिल के लोग डिसीजन लेते थे। तो एक असेंबली को कहते थे सभा और एक को कहते थे समिति। सभा जो होता है वो काउंसिल ऑफ एल्डर और इलाइट, जो भी बड़े बड़े लोग थे एल्डर लोग थे उसमें उन लोगों के जो मंत्री परिषद होते थे, काउंसिल होते थे, मतलब ग्रुप होते थे, उनको सभा कहते थे। समिति ये जनरल लोग, ये आम लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, अब आते हैं सोसाइटी कैसा था अर्ली वैदिक एज का। अर्ली वैदिक का जो सोसाइटी था वो पैट्रियार्कल था, जिसमें कि फादर जो है मतलब मेल हायर जो है वो भी फैमिली के हेड होते थे। ज्वाइंट फैमिली जो है एग्जिस्ट करते थे उस समय। तो ये हो गया आपका फैमिली का किस तरह से सोसाइटी में उस समय फैमिली का क्या था सिनेरियो वो था। उसका वुमेन का क्या पोजीशन था, तो वुमेन जो है रिस्पेक्टेबल स्टेटस उस समय एंजॉय करते थे और वो जो है असेंबली में भी पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, उनको एजुकेशन भी अलाउड था, मतलब कि वो पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपाला, घोष, विश्वारा, लोपामुद्र, जो लोपामुद्र जो अगस्त्य ऋषि के पत्नी थे, ये सब जो है उस समय के जो है फेमस वुमेन थी जो। और उस समय जो है ना एजुकेशन इन लोगों को अलाउ था, तो ये लोग ने कई सारे बुक्स और कई सारे चीज़ों को कंपाइल किया था, आगे देखेंगे। उसी तरह अगर इसी समय अगर देखते हैं तो गार्गी और मैत्रेय, एक क्वेश्चन आया था बीपीएससी में कि अपाला, घोष, विश्वारा और एक गार्गी और मैत्रेय में से हुआ था कि लेटर वैदिक कौन है, ऋग्वेदिक कौन है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आया था। तो गार्गी और मैत्रेय जो है लेटर वैदिक पीरियड का है, जबकि अपाला, घोष, विश्वारा, लोपामुद्र ये आपका अर्ली वैदिक पीरियड का है, ऋग्वेदिक पीरियड का। इस समय चाइल्ड मैरिज और पर्दा सिस्टम अवेलेबल नहीं था
मतलब इसका कहीं पे भी एविडेंस नहीं मिले। विडो रीमैरेज जो है वो उस समय अलाउ थे, इसको नियोग सिस्टम कहते हैं। और एक है आपका जो जो कोई भी अगर लाइफ टाइम अगर शादी नहीं करता है तो उसे अमाजू कहते हैं, ठीक है। अब आता है वर्ण सिस्टम। पहले जो है यह ऑक्यूपेशन जो है इनिशियली बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन था, नॉट ऑन बर्थ। यह कैसा उसका काम धाम था उसके पर बेस्ड था कि वर्ण सिस्टम किस तरह का होगा। जैसे कि ब्राह्मण वो प्रिस्ट, अगर प्रिस्ट का काम है तो ब्राह्मण कहलाएगा। वॉरियर होगा तो वो आपका जो है वो क्षत्रिय कहलाएगा। ट्रेडर और फार्मर होगा तो वैश्य कहेगा। सर्विस प्रोवाइडर जो होगा वो शूद्र कहलाएगा। तो ऑक्यूपेशन पे बेस्ड था, बर्थ पे बेस्ड नहीं था कि उनका क्या वर्ण होगा, ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं इकोनॉमी ऑफ अर्ली वैदिक। अर्ली वैदिक एज का क्या इकोनॉमी था, तो पास्टोरल इकोनॉमी था। उस समय जनरली लोग खेती और एनिमल वाले चीज़ों पे, एनिमल हस्बेंड्री पे डिपेंड थे। कैटल जो है उस समय का इंपॉर्टेंट वेल्थ माना जाता था। काऊ को वो लोग जो है काफ़ी सैक्रेड मानते थे, इसलिए उन्हें अघर्ण कहता था। उनकी मृत्यु जो है वो एक पाप मानते थे, उनको मारना पाप मानते थे। अर्ली वैदिक पीरियड जो है वो आयरन को नहीं जानते थे। अब आयरन का जो है आयरन जो इंट्रोड्यूस हुआ वो आपका हुआ, आयरन का डिस्कवरी जो हुआ वो 1000 BC का हुआ। और लेटर वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड जो है वो 1500 से एक 1000 BC तक ही के पीरियड को अर्ली वैदिक पीरियड कहा गया। इसलिए वो जो है आयरन के बारे में अननोन थे। एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर मेनली जो वार्ली जो है, वार्ली किसको कहते हैं, यव उस समय का टर्म था, ऋग्वैदिक टर्म। वार्ली जो मेजर क्रॉप थे। और बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बहुत काफ़ी सिंपल थी, ज़्यादा वो कम्प्लेक्स नहीं थी कि जे आज के टाइम में बहुत सारा इशू भी है खेती करने के लिए, खाद पानी, क्लाइमेट चेंज, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, सॉइल पोल्यूशन है, वाटर का अवेलेबिलिटी है, ये सब काफ़ी सारे आज के टाइम में वो कंडीशन है जिस पे कि आज के टाइम में एग्रीकल्चर डिपेंड करती है। उसका ट्रेड जो है उस समय बाटर सिस्टम एग्जिस्ट करते थे। बाटर से लेन देन, मतलब आप कुछ दीजिए आपके बदले कुछ आपको दिया जाएगा, तो बाटर सिस्टम थे। वो जो टर्म एक था निस्क, एक क्वाइन को लिए यूज किया जाता था, निस्क। उसका रिलीजन जो था अर्ली वैदिक पीरियड का वो किस तरह से था, मतलब लोग जो है किस तरह के पूजा पाठ कैसे करते थे, लोगों का धारणा कैसे था, लोगों का जो है वो क्या कहते हैं, किस तरह से, मतलब कि भगवान पे किस तरह का उनका सोच विचार था उसके बारे में। तो ये लोग नेचर को वर्शिप करते थे, मतलब कि प्रकृति के पूजा करते थे, जैसे कि नेचुरल फोर्स को करते थे। ऐसा में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो भगवान थे, गॉड थे, वो था आपका इंद्र, जो सबसे ज़्यादा जो है इनको डेडिकेटेड है। लगभग 250 हिम्स जो है वो इंद्र गॉड को डेडिकेटेड है। इन्हें वार गॉड या गॉड ऑफ रेन भी कहा जाता है। दूसरा जो है अग्नि, ये सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि सेकेंड जो 200 हिम्स जो है इनको डेडिकेटेड है। यह मीडिएटर है वुमेन और जो ये है आपका क्या क्या कहते हैं, वुमेन और गॉड के बीच का मीडिएटर है। उसका वरुण भी एक इम्पोर्टेंट गॉड है। ये सब के बारे में और भी थोड़ा बेसिक डिटेल जो है वो नीचे यहाँ पे हम आपको बताएंगे। इम्पोर्टेंट ऋग्वेदिक रिवर कौन है, तो इंदस जो सबसे ज़्यादा मेंशन किया गया है वेदों में, वो है आपका इंदस रिवर। दूसरा जो है उस सबसे सेक्रेट, सबसे पवित्र रिवर जो है वो सरस्वती को माना गया है। इसके और भी नाम है, माते तमा, देवी तमा, नदी तमा। उसके बाद जो है इसमें मिस हो गया है, इसको लिख लीजिएगा कि गंगा जो है आपका वंस जो है मेंशन है एक बार, और यमुना जो है वो आपका ट्वाइस मेंशनड है, ठीक है। ये थोड़ा लिख लीजिएगा, अपने इन पे ऐड कर लीजिएगा। जैसे इंद्र है, इनको वारलॉर्ड या गॉड ऑफ रेन कहा गया है। देखिए यूपीपीसीएस में ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। अग्नि जो गॉड ऑफ फायर है, मीडिएटर है गॉड और ह्यूमंस के बीच का। वरुण ये पर्सनिफाइड वाटर, क्रिएटर ऑफ इवेंट्स, इनका बहुत ये इनका नाम रहा है, बहुत सारा इनका मतलब क्या कहते हैं, इनको तो बुलाते थे बहुत तरह से, इनको बुलाते थे गॉड ऑफ सी, कंट्रोलर ऑफ द वर्ल्ड, पैट्रन ऑफ गुड, रूलर ऑफ सीजन, ये सब इनको कहा जाता है। उसका दयासु, दीव द गॉड ऑफ स्काई। सोम, सोम वो जो 9th मंडल में जिनका बारे में मेंशन है वो है सोम, जिनको गॉड ऑफ प्लांट्स कहा जाता है। उषा गॉडेस ऑफ डॉन, मतलब कि डूबने जो डूबते हैं उसको उषा कहते हैं। सॉरी, जो उगते हैं उनको उषा कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, गॉडेस ऑफ डॉन, ठीक है।
अश्विन, अश्विन जो है ट्विन गॉड है वार और हीलर्स के, डिजीज़ के जो मतलब गॉड ऑफ वार भी है और डिजीज़ के हीलर्स भी है। मतलब कोई भी अगर दुख हो गया तो उनको हील मतलब उनसे रिकवरी करने के जो भगवान मानते थे वो अश्विन कहलाते थे। पुसान ये गॉड ऑफ कैटल्स होते थे। विष्णु यह वर्ल्ड्स मेंटर है, द प्रिजर्वर एंड द प्रोटेक्टर ऑफ द पीपुल है। उसके बाद आपका जो है मरुता, मरुता जो है वो आपका गॉड ऑफ स्टॉर्म है। और रुद्र जो है वो आपका अमोरल या आर्कर गॉड है। हुज एरोज ब्राउड डिजीज है, जिनके जो है एरो मतलब तीर जो है वो डिजीज लाते थे। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट फीचर देखते हैं। इम्पोर्टेंट फीचर ये जो है वैदिक पीरियड का ये है कि यहाँ पे कोई भी आइडल वर्शिप का एविडेंस नहीं मिला, कोई भी आइडल वर्शिप भगवान की मूर्ति नहीं मिला, क्योंकि ये पर्सनिफाइड जो भी गॉड थे उनको ये पूजा वूजा करते थे। उसके बाद अगर पर्सनिफाइड है जो कि मूर्ति उर्ति का एविडेंस नहीं मिला है, तो इससे है कि टेम्पल का भी वर्शिप नहीं हुआ, टेम्पल का कहीं पे भी एविडेंस आपको नहीं मिला है। यज्ञ, ये जो सैक्रिफाइस है ये काफ़ी उस समय प्रचलित थे उस समय। अब आते हैं आपका लेटर वैदिक पीरियड। ये आपका 1000 BC से लगभग 600 BC तक आया आपका माना जाता है। इसका एक्सपेंशन एरिया जो है आर्यन जब नॉर्थ वेस्ट से और जो है गंगा यमुना तो आपके बीच बढ़ते हैं, ईस्टर्न इंडिया की तरफ जाते हैं, तो ये एरिया जो है उस समय का लेटर वैदिक पीरियड है। पॉलिटिकल चेंज क्या क्या हुआ, जैसे पॉलिटिकल चेंज में हुआ ट्राइबल किंगडम जो है टेरिटोरियल स्टेट्स बन गए, किंग जो है वो ज़्यादा पावरफुल होने लगे, कंसेप्ट ऑफ मोनार्की स्ट्रेंथन हुआ। जब किंग पावरफुल हुए तो ऑब्वियस सी बात है मोनार्की का जो है आना मतलब कि फिक्स हो जाता है कि अब मोनार्की सिस्टम अब चलेगा, क्योंकि किंग अब मोस्ट पावरफुल किंग है। अब वो जो चाहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो मोनार्कियल सिस्टम को वो लागू कर देते हैं। इंपॉर्टेंट किंगडम जो है जैसे कुरु जो कि हरियाणा दिल्ली में है आपका रीजन में, पंचाल जो है वेस्टर्न यूपी का है, कौशल जो है ईस्टर्न यूपी का, विदेहा जो है वो बिहार का है। ठीक है, अब सोसाइटी के बारे में देखते हैं। लेटर वैदिक एज का सोसाइटी किस तरह थे, जैसे वर्ण सिस्टम में चेंज इन वर्ण सिस्टम हो गया, ये जो है आपका हेरिडेटरी बन गया। सोसाइटी जो है वो हेरिडेटरी बन गया, मतलब कि आप जैसे कि आप वर्ण सिस्टम कैसा है, जैसे कि आप ब्राह्मण है तो आपका जो बेटा या आपके जो कोई भी आगे जो वंश जो होंगे वो सब ब्राह्मण होंगे, तो हेरिडेटरी हो गए। सोशल इनइक्वालिटी इससे बढ़ने लगी, क्योंकि अब वो पहले था ऑक्यूपेशन बेस्ड था, अब हो गया हेरिडेटरी। तो ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण एक हेरिडेटरी हो गई, तो ब्राह्मण का बेटा वही ब्राह्मण, उसका बेटा ब्राह्मण, तो और ये इनका काम वो यज्ञ वज्ञ को ऑर्गेनाइज करना, उनके जो भी पूजा पाठ है उनके रिचुअल को देखना। और क्षत्रिय का क्षत्रिय हो गए, वैश्य का वैश्य और शूद्र का शूद्र रह गए। उसके बाद स्टेज ऑफ लाइफ, स्टेज ऑफ लाइफ जो है जैसे कि 4 स्टेज ऑफ लाइफ होते हैं। एक ब्रह्मचर्य जिसको स्टूडेंट लाइफ कहा जाता है, गृहस्थ जिसे फैमिली लाइफ कहा जाता है, वानप्रस्थ जब रिटायर हो जाता है रिटायरमेंट कहा जाता है, संन्यास जब आप सब कुछ मोह त्याग देते हैं तो संन्यास जीवन कहते हैं। छंदोग्य उपनिषद में जो है 3 आश्रम के बारे में मेंशन है, जबकि जवालोपनिषद में पहली बार 4 स्टेजेज ऑफ लाइफ के बारे में ये मेंशन किया गया। तो ये याद रखिएगा कि 3 आश्रम के बारे में जो मेंशन है वो आपका छंदोग्य उपनिषद में है, और जो जवालोपनिषद है वो आपका चारों आश्रम के बारे में उसमें मेंशन है। ठीक है, आगे आते हैं पोजीशन ऑफ, अब वुमेन का पोजीशन देखते हैं कि वुमेन का क्या पोजीशन है। तो इसमें जो पोजीशन है वुमेन का वो जो है डिक्लाइन हुआ है। अर्ली वैदिक पीरियड में जैसे वुमेन को असेंबली में अलाउड था पार्टिसिपेट करना, उनको एजुकेशन अलाउड था, उनका रिस्पेक्टेबल स्टेटस रहता था, तो वो उनका पोजीशन का ना डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड के कंपेरिजन में इनका असेंबली में पार्टिसिपेंट्स को भी कम कर दिया गया। इकोनॉमी जो लेटर वैदिक पीरियड का इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर जो है मेजर ऑक्यूपेशन बन गया। और आयरन टूल जो है वो इस समय लोग काफ़ी बड़े मात्रा में आयरन टूल्स का यूज़ करते थे, क्योंकि आयरन का उस समय तक डिस्कवरी हो चुका था। क्योंकि आयरन जो है ऊपर बताया कि 1000 BC से आपका वो डिस्कवरी हुआ था, तो उसके बाद जो है लगभग आयरन जो है काफ़ी एक इम्पोर्टेंट मेटल के तौर पे साबित हुए, और इससे काफ़ी
अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर इसलिए हुआ क्योंकि अब आयरन हो गया, आयरन से वो जंगल इजीली क्लियर करते थे और खेतों की जुताई उताई करके वो बहुत सारे क्रॉप्स को जो उस समय अवेलेबल थे वो उगाते थे। तो आयरन जो है उनके एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में काफ़ी हेल्पफुल रहा। आर्यन को जो है कृष्ण आयास या श्यामा आयास कहा जाता है। ट्रेड जो है, ट्रेड इससे काफ़ी बड़ा, जब आप एग्रीकल्चर उस तरह से एक लार्ज स्केल पे करते हैं तो आपका जो प्रोड्यूस है वो भी बढ़ जाता है। तो प्रोड्यूस जब बढ़ गया तो obvious सी बात है ट्रेड बढ़ेगा, तो ट्रेड भी जो है एक्सपेंड हुआ। आयरन के भी इम्प्लीमेंट्स की वजह से ट्रेड में और बढ़ोतरी हुई। उसके बाद कॉइन्स का यूज़ भी बढ़ गया। कॉइन्स वही जो जिनको निशक कहते थे, क्योंकि वो बाटर से एक्सचेंज के लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया था। ठीक है, अब लेटर वैदिक पीरियड में रिलीजन को देखते हैं कि क्या क्या चेंज हुआ। इंपॉर्टेंट जो है रिचुअल जो है काफ़ी कम्प्लिकेटेड, जैसे ब्राह्मण का जो है डोमिनेंस बढ़ने लगा तो रिचुअल्स को वो अपने तरीके से कॉम्प्लिकेटेड डे बाई डे होते चले गए। अब ब्राह्मण का डोमिनेंस भी बढ़ने लगा। अब जो पहले के जो भगवान थे उसमें भी आपका जो है पहला, जैसे प्रजापति जो है क्रिएटर हो गए, विष्णु जो है प्रिजर्वर हो गए, रुद्र जो है लेटर और शिवा के तौर पे जाने गए। फिलोसफिकल डेवलपमेंट देखते हैं तो उपनिषदिक फिलोसफी जो है, उपनिषद जो फिलोसफी है वो आपका डेवलप होना स्टार्ट हो गया। अब के लोग जो है कर्म और रिबर्थ के कंसेप्ट को स्ट्रेंथन कर ले। अब कर्म और रिबर्थ इसके बारे में आपको सबसे ज़्यादा जिनका डोमिनेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है वो इस तरह की चीज़ को जब वो बताएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उस चीज़ को और भी बढ़ावा मिलेगा। तो ब्राह्मण का जब डोमिनेंस बढ़ा तो ऑब्वियस सी बात है उससे जो कर्म और रिबर्थ के जो कंसेप्ट है उसको भी बढ़ावा मिला, उसको भी मजबूती मिली। एजुकेशन सिस्टम देखते हैं, गुरुकुल सिस्टम रहते हैं जहाँ पे स्टूडेंट जो है टीचर के साथ रहते थे। ओरल लर्निंग का मेथड था, राइटिंग का कोई मेथड नहीं था। लैंग्वेज है संस्कृत जो है मेजर लैंग्वेज रहते थे। अब देखते हैं जैसे गविष्टि या गाँव को कहा जाता था, कुछ टर्म है। गविष्टि गाँव को कहा जाता था, सॉरी गाँव गविष्टि जो है वो काऊ को कहा जाता था। बाली जो है टैक्स या ट्रिब्यूट जो होता था वो बाली के तौर पे होता है। बाली, भाग, इसको भाग भी कहते हैं, भाग, ये सब टैक्स का फॉर्म है, नाम है एक तरह से। जन जो है वो ट्राइब को कहते हैं। विश जो है कॉमन पीपुल हो गए, पुरोहित प्रीस्ट हो गए, सभा असेंबली हो गए, समिति जनरल असेंबली हो गए। सभा में जो है वो इल्डर्स या नोबल या इल्डर्स जो है उनका जो काउंसिल होता था। जनरल में जो है नॉर्मल आम लोग, नॉर्मल पीपल जो है यहाँ पे वो पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, अब जो है डिफरेंस देखते हैं अर्ली वैदिक पीरियड लेटर वैदिक पीरियड में क्या डिफरेंस था। तो डिफरेंस जो है इकोनॉमी में क्या था, तो अर्ली वैदिक में पास्टोरल था, लेटर वैदिक में फुल्ली एग्रीकल्चर हो गए। सोसाइटी जो पहले फ्लेक्सिबल थे अब डे बाई डे रिजिड होते जा रही है। वर्ण जो है पहले ऑक्यूपेशन पे थे अब है बर्थ पे हो गए। तो ये भी आपका बदलाव। वुमेन स्टेटस से पहले वेटर था अब जो है डिक्लाइन होना चालू हुआ, उनके स्टेटस में थोड़ा सा मतलब पहले कंपेरिजन में डिक्लाइन हुआ। पॉलिटिकल सिस्टम जो है पहले ट्राइबल थे अब टेरिटोरियल किंगडम हुए, क्योंकि अब मोनार्कियल सिस्टम जो है डेवलप हो गए थे। रिलीजन जो थे पहले नेचर वर्शिप थे अब रिचुअल डोमिनेटेड थे। अब रिचुअल डोमिनेटेड क्योंकि ब्राह्मण का डोमिनेंस बढ़ने लगा था। ऋग्वेद, अब कुछ ये बेसिक डिटेल। ऋग्वेद क्या है तो ओल्डेस्ट वेद है जिसमें 10 मंडल है। 1 से 10 जो है 1 और 10 जो है लेटेस्ट था, 2 to 9 जो है अर्लीस्ट था। ज्ञात्री मंत्र कहाँ से लिया गया था, फ्रॉम ऋग्वेद, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड कौन थे, ऋग्वेदिक पीरियड में इंद्र थे। आयरन यूजेज जो है लेटर वैदिक पीरियड में काफ़ी बड़ा। सभा समिति बताई कि इल्डर्स का हो गए सभा और नॉर्मल आम लोगों का समिति हो गए। ये कुछ प्रीवियस जैसे कि ओल्डेस्ट वेद कौन है, ऋग्वेद है। सभा समिति किससे रिलेटेड, वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन से है। और लेटर वैदिक एज में कौन सा मेटल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे वो आयरन थे। चीफ डाइटी ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस को कौन थे, वो इंद्र थे। गविष्टि का मतलब क्या होता है, सर्च फॉर काउ और वार। अब ये अगर देखा जाए, अगर कीजिए, अगर मान लेते हैं कि एक आपका 1 पेज में आपको बाकी कहानी आपको याद है, 1 पेज में आपका जो है पॉइंटर होना चाहिए। तो आपको पास्टोरल इकोनॉमी अर्ली वैदिक में ट्राइबल पॉलिटी होते थे जहाँ पे ट्राइबल किंग जो जिनको राजन कहा जाता था वो हेड होते थे। वुमेन का जो स्टेटस था वो काफ़ी अच्छा था, नेचर वर्शिप करते थे। और जो है सभा और समिति जो है इंपॉर्टेंट था। लेटर वैदिक में आपको देखिए एग्रीकल्चर का डोमिनेंस बढ़ गया क्योंकि आयरन का जो है डिस्कवरी हो गया जिससे कि एग्रीकल्चर में काफ़ी हेल्प किया। किंगडम जो है फॉर्म हो गया क्योंकि मोनार्कियल सिस्टम एस्टेब्लिश हो चुका था। वर्ण जो है रिजिड हो गया जो कि पहले जो ऑक्यूपेशन बेस्ड था अब जो है वो आपका किसके बेस पे है, बर्थ के बेस पे हो गया। ब्राह्मणिकल रिचुअल जो है वो बढ़ने लगा क्योंकि ब्राह्मण का डोमिनेंस भी बढ़ने लगा। आयरन टेक्नोलॉजी का भी एक्सपेंशन
होना स्टार्ट हो गया। तो ये आपका ये आपका वैदिक एरा था, जो लगभग 1000 BC से लगभग 600 BC तक है आपका माना जाता है। और अगर ये आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये आपका चैनल है, इसमें आपका सहयोग भी हमें चाहिए, तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों के बीच में इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बारे में अब जो भी अगर कुछ इसमें मिस हुआ, जो PYQ में ऐसा हुआ जो इसमें आपका इंक्लूड नहीं हुआ है, तो वो हम एक इसका PYQ जब हम करेंगे वैदिक एरा का घटना चक्र से, तो उसको हम लोग जो भी चीज़ इसमें छूटा है उसको हम लोग उसमें डिस्कस करते हुए आगे उसको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद। जय हिंद।